हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ एलएलपी फॉर्म 8 की फाइलिंग के बारे में। एलएलपी फॉर्म 8 क्या होता है, ठीक है? उसको हम कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं एलएलपी फॉर्म 8 को, और इस फॉर्म के साथ क्या अटैचमेंट्स जाती हैं, और इस फॉर्म में हमें क्या-क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं, ठीक है? और ये फॉर्म कहाँ से ऑनलाइन कैसे आप देख सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे। और ड्यू डेट क्या होती है इस फॉर्म की, और लाइट लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको इस फॉर्म के साथ कौन से डिजिटल सिग्नेचर लगाने मैंडेटरी होते हैं। इसमें सीए के सिग्नेचर लगते हैं या नहीं लगते, तो ये सब सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में देखते हैं कि ये फॉर्म क्या है, कहाँ से हम इसको देख सकते हैं, कौन सी साइट है। तो ये एमसीए की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अवेयर V3 पोर्टल जिसको बोलते हैं। ये F4 पोर्टल जिसको बोलते हैं, इसको मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ से आप अगर एमसीए सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ एलएलपी ई फाइलिंग के अंडर आपको यहाँ पे ये फॉर्म मिल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी। तो इसी को बोलते हैं एलएलपी फॉर्म 8, ठीक है? ये फॉर्म सभी एलएलपी को भरना अनिवार्य होता है, ठीक है? ये मैंडेटरी फॉर्म है। इसको जो भी एग्जिस्टिंग एलएलपी हैं उनको ये मैंडेटरी फाइल करना मैंडेटरी होता है, ठीक है? इस फॉर्म की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 अक्टूबर, ठीक है? 30 अक्टूबर को ये हर साल ये 30 अक्टूबर को ये एलएलपी का फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होता है। इसका आप नाम देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी एंड चार्ज फाइलिंग। तो ये दोनों यहाँ पे फॉर्म देख सकते हो, ये दो पर्पज के लिए यूज किया जाता है। या तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी, या आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी एलएलपी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये उस पर्पज के लिए भी फॉर्म 8 यूज किया जाता है, ठीक है? तो मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल स्नैपशॉट होता है एलएलपी का, जिसमें एसेट लायबिलिटी और डिक्लेरेशन आती है, ठीक है? ये मैंडेटरी होता है, ये टर्नओवर वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता, और ये 30 अक्टूबर को हर साल फाइल किया जाता है, ठीक है? इसका पर्पज क्या होता है फॉर्म को फाइल करने का? फाइल पर्पज ये होता है कि ये एक पब्लिक डोमेन में हमारा फॉर्म चला जाए, ताकि कोई भी मतलब कुछ फीस पे करके एलपी के बारे में पता कर सके, उसकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पता लग जाती है, कितने एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटी है। सोलवेंसी की डिक्लेरेशन दी हो जाती है उसमें, ताकि पता लग जाए कि इज एलएलपी इज एबल टू पे डेब्ट और नोट, ठीक है? और स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन लाइक बैंक क्रेडिटर और उनकी इंफॉर्मेशन भी इसमें उनके लिए भी इंफॉर्मेशन जाती है इसमें। तो ये इसका पर्पज होता है फॉर्म को, इस फॉर्म को लेके आने का। और ये हर साल जब हमारे एलएलपी के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद ये फॉर्म फाइल होता है, ठीक है? ऑडिट वगैरह हमारे एलएलपी फॉर्म 8 पे अप्लीकेबल नहीं, एलएलपी पे ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है? कोई भी कंपनी ऑडिट वगैरह टाइप से नहीं होता। तो ये फॉर्म 8 ला रखा है, जिसमें सारा जो आपके फाइनेंशियल्स वगैरह हैं वो जाते हैं। तो ये एनुअल फॉर्म हो गया। कंपनीज के केस में जैसे एओसी और एमजीटी जाते हैं, वैसे ही एलएलपी केस में एलएलपी फॉर्म 8 जाता है, ठीक है? इसमें ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैं दिखा देता हूँ कैसे हैं, आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं। एसेट लाइबिलिटी चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहिए, और उसकी डिक्लेरेशन चाहिए, और टर्नओवर क्या है उसकी डिटेल चाहिए। और मैं अब फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, क्या है ये फॉर्म। ये ऐसे पूरा नीचे तक ये फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं। ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है ये फॉर्म, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर्म 1 पॉइंट से। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, क्या डिटेल फिल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से आप इसको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इसकी इंस्ट्रक्शन किट होती है, इसको आप डाउनलोड करके जरूर रीड करें अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पर्पज, एम टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन बाय एग्जिस्टिंग फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी, ठीक है? तो ये एनुअल अकाउंट सबमिट करने के लिए फॉर्म 8 लेके आ रखा है, ठीक है? एक फॉर्म 11 फाइल होता है, जो पहले फाइल होता है, उससे की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। और एक ये 11 होता है, 8 फॉर्म फाइल होता है। एलएलपी फॉर्म 8 और एलएलपी फॉर्म 11, ये दो ही फॉर्म फाइल होते हैं। एलएलपी फॉर्म 11 जो फाइल होता है वो 31 मई तक होता है, उसकी वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। वो भी मैंने डिटेल में डाल रखी है, डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे ये हर फील्ड की डिटेल दे रखी है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कहाँ क्या क्या डिटेल फिल करनी है। स्टिल मैं आपको ये सारी एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये एनुअल जब हम फाइल करते हैं तो हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी। ये फॉर्म चार्ज के लिए भी यूज किया जाता है, तो अगर आपका चार्ज क्रिएट करना है एलएलपी के ऊपर तो भी आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी एज एड डालना है। तो मीन्स आपकी अगर एलएलपी का जो ईयर एंड है वो डालना होता है बेसिकली, कि आपका ईयर एंड क्या है एलएलपी का। तो वो है आपकी कोई भी डेट पे एलएलपी बनी हो, मान लो उस साल का जो ईयर एंड है उससे पहले जब भी आपकी एलएलपी बनी हो, उसका जो ईयर एंड होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डलेगा आपका एलएलपी का 3A में आपका LLPN नंबर डलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नेम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये फील्ड जो ग्रे कलर की है वो अपने आप ऑटो फिल हो जाएंगी, जैसे ही हम LLP का यहाँ पे नंबर डालेंगे तो ये डिटेल अपने आप फिल हो जाएंगी। जुडिक्शन, आपका जो भी जुडिक्शन और पुलिस स्टेशन आता है वो आपको यहाँ डालना होता है। ईमेल आईडी वगैरह अपने आप ये मास्टर डाटा से फैच कर लेता है। आपको यहाँ पे ये एफ कॉलम डालना है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एज ऑफ अबाउट डेट। टोटल जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है वो कितना है आपके एलएलपी का, वो बताना है। टोटल कंट्रीब्यूशन, दो पार्टनर, पांच पार्टनर, जितने पार्टनर है उसका वो यहाँ पे अमाउंट डालना होता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी, स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी में ये पार्ट ए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी इसमें ये 4 A B C D E F यहाँ तक नीचे तक है। ठीक है, ये सेंटेंस दे रखे हैं आपको, यहाँ पे इनको टिक करके यहाँ पे वी बीइंग द डेजिग्नेट पार्टनर ऑफ, यहाँ पे एलएलपी का नाम अपने आप फिल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना होता है कि ये सोलवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यस और ये नो का ऑप्शन हो गया, इज नॉट एबल टू पे और इज एबल टू पे डेट्स। ओके, तो 1A में ये करना है, यहाँ पे नाम अपने आप फिल होता है, ये डेट अपने आप ऊपर से फिल आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये डेट पीरियड एंड डेट अपने आप आ जाता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड ए स्टेटमेंट इंडिकेटिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन। ठीक है, इस वाले में आपको कुछ भी नहीं करना। वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड ए स्टेटमेंट इंडिकेटिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन और सेटलमेंट देयर ऑफ टिल द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर। वी डिक्लेयर दैट द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड और एक्सीड 40 लाख रुपीस। तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से बिलो है तो नीचे ये डज नॉट एक्सीड, और एक्सीड है तो ये वाला 40 लाख से ऊपर पे ऑडिट वगैरह अप्लीकेबल हो जाती है। वी डिक्लेयर दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड और एक्सीड 25 लाख रुपए। तो ये भी आपको जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है जो आपने यहाँ फिल किया है उसके बेसिस पे ये टिक मार्क करना है। फिर द पार्टनर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैव टेकन प्रॉपर केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एक्ट। ठीक है, फिर वी मेक द स्टेटमेंट, ठीक है, consequentially believing it to be true and by virtue of provision of the LLP। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे टिक करने हैं। ये नोट अप्लीकेबल हो जाएगा क्रिएशन वाला अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप इनको यहाँ पे ऐसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में अगर जब हम आते हैं तो पार्ट बी में आपको डालना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी देनी थी, अब हमें पार्ट बी में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देने हैं। तो ये एज ऑन डेट अपने आप फिल आ जाएगी। ये वो है जो हमारे फाइनल अकाउंट हो चुके हैं। फाइनल अकाउंट का यहाँ पे हमें फिगर्स डालने होते हैं। फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। मान लो आपका जो पिछला साल था उस साल आपका क्या था, और करंट पीरियड जो ईयर एंड जो अभी हुआ है 31 मार्च 2025 उसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 31/3/2024 के आएंगे। अगर आपके कोई भी फिगर्स नहीं है तो इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके करंट फिगर्स आ जाएंगे। क्या कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है तो आपको वहाँ पे कंट्रीब्यूशन डाल देना है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे वैलिडेशन एरर आ जाएगा, मान लो ये ऊपर से मैच नहीं कर रहा तो। फिर उसमें लाइबिलिटीज क्या है आपकी, लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बोरोइंग्स क्या है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अकाउंट फॉर अदर लाइबिलिटी कोई है, फिर प्रोविजंस कोई है टैक्सेशन से रिलेटेड या इंश्योरेंस अदर प्रोविजंस। ठीक है, फिर एसेट्स की डिटेल आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट ये अपने आप सम होता रहेगा। यहाँ पे एसेट्स की डिटेल है, डिटेल्स आएंगी ग्रोस फिक्स एसेट, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस होगा, नेट आ जाएंगी। फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, लोन है, इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कोई अदर एसेट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ये मैच हो जाएगा अपने आप एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, फिर आती है कंटीजेंट लाइबिलिटी। अगर आपकी कोई भी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, मान लो कोई भी आपको पे करनी है इन फ्यूचर, तो आपको यहाँ पे यस करके यहाँ पे नीचे डिटेल्स फिल करनी है, अदरवाइज इसको आप नो कर दें, वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये जो हमारा P&L होता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या इनकम्स थी
क्या एक्सपेंस थे, सेम यहाँ पे जिस डेट से आपकी एलएलपी बनी है वो डेट यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ईयर एंड डेट अपने आप आएगी, सेम ऐसे ही प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे सिर्फ ईयर एंड आता है, यहाँ पे अपने आप ऊपर हमने डाल ही दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम भी आ रहा है और टू भी आ रहा है, टू अपने आप फिल आ रहा है। फ्रॉम हमें डालना है कि जब से हमारी इनकम और जनरेट स्टार्ट, मान मान लो हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन हुई है, ठीक है। इनकम इनकम एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डेट यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम्स का कॉलम है, उसमें आपको ग्रोस टर्नओवर बताना है, उसमें लेस कोई भी एक की एक्सरसाइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स है वो नेट आ जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर डोमेस्टिक टर्नओवर क्या है, मैन्युफैक्चर्स, गुड ट्रेडेड, सप्लाई, ठीक है। एक्सपोर्ट का कोई है टर्नओवर, ठीक है। अदर इनकम्स कोई है, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स, मान लो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये यहाँ डालना है। और इंक्लूडिंग फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी डिटेल यहाँ डालनी है, ठीक है। टोटल इनकम आ जाएगी, देन एक्सपेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे, रॉ मटेरियल परचेजेस की है आपने, रीसेल के लिए कंजप्शन है, पावर है, फ्यूल है, पर्सनल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन हेड में जो जो आ रहे हैं वो इन हेड में डाल देंगे, बाकी आप यहाँ पे अदर एक्सपेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, यहाँ पे अपने आप नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल देगा। फिर आपका क्या प्रोविजन आपने बनाया हुआ है टैक्स का, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। देन आपने कितना कितना जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और उसके बाद नीचे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। तो ये एक तरह से पूरा फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ कैसे क्या डिटेल्स होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पे जो भी मैंडेटरी फील्ड होंगी वो यहाँ पे रेड हो जाएंगी, सेव नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखो जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं ये पूरी डिटेल्स मांगेगा मेरे को, डिटेल फिल करके ही मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वाली चीज़ें भी दिखा देता हूँ। तो मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर ली है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे LLPN डालता हूँ तो ये अपने आप नेम फैच कर लेता है, कंट्रीब्यूशन रिसीव वगैरह ये अपने आप फैच कर लेता है, ईमेल आईडी वगैरह। यहाँ से आपको ये डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं है, बस टिक मार्क करना है, डज नोट, और सेलेक्ट करना है जो जो अप्लीकेबल है, ठीक है। देन यहाँ पे ये अपने आप फिल कर लेता है, और ये प्रीवियस फिगर्स हैं ये भी अपने आप फैच कर लेगा, जो आपने लास्ट ईयर का जो फॉर्म फाइल कर रखा होगा उस बेसिस पे ये अपने आप फैच कर लेगा, और करंट ईयर्स की आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, ठीक है। कोई भी कंट्रीब्यूशन करंट ईयर में रिसीव हुआ है, और जो भी लाइबिलिटी एसेट प्रोविजंस वगैरह बाकी प्रीवियस ईयर ही अपने आप फैच कर लेगा, तो आपको प्रीवियस ईयर डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे लास्ट ईयर का अपने आप डाल लेगा वो, क्या डेट थी उसकी, और करंट ईयर का आपको फिल करना है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे भी आपको ये टाइप करना पड़ेगा, आप यहाँ पे NA कर दें, अदरवाइज ये यहाँ भी एरर दिखाएगा, तो ये भी मैंडेटरी फिल है। तो यहाँ पे NA टाइप कर दें कुछ, अगर नहीं है तो, अगर है तो आप उसको डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे सेव करना है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट्स हैं, तो ऑप्शनल अटैचमेंट्स में आप या तो कोई भी कोई डिक्लेरेशन आपने पार्टनर वगैरह से साइन करवा रखी है, ठीक है, तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, या कोई भी अदर्स डॉक्यूमेंट जो आप बैलेंस शीट वगैरह या साइंड बैलेंस शीट या कुछ भी आप अटैच करना चाहें, तो वो ऑप्शनल है, आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपने वहाँ पे डिटेल फिल कर दी, दैट्स इनफ। अदरवाइज आप सेफ साइड के लिए अगर अपलोड करना चाहें तो इट्स योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद DSC डिजिटल सिग्नेचर्स की डिटेल्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे क्या डिजिटल, कौन कौन से डिजिटल सिग्नेचर्स लगते हैं, तो यहाँ पे आपको DPIN डालने हैं पार्टनर के, तो सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP, ठीक है। फिर दोनों जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं दोनों के यहाँ पे DSC लगते हैं, ठीक है। फिर एक कोई भी कोई भी अगर उसमें रिजोल्यूशन IRP या RP या लिक्विडेटर या ये सब, अगर इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो उसमें इसके भी साइन लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफाइड बाई, तो या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर इसको सर्टिफाई कर सकता है, ठीक है, या आपने कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसका वो कर सकता है, या आपने कोई ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है CS वो भी इस फॉर्म को फाइल कर सकता है। यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखो आप, एरर, प्लीज सेलेक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन केस वेयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज और ओब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट 25 लाख रुपीज, जो स्टार्टिंग में जो ऑप्शन थे उसकी वजह से ये ऑप्शन मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज आप इन दो को ही कर सकते हैं, या तो डेजिग्नेटेड
और या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इसमें ऑडिटर के साइन नहीं होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं, डीपिन, इनकम टैक्स, एमआरएन। ऑडिटर के केस में मेंबरशिप नंबर लगेंगे और आप उसके साइन करवाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर इसको फाइल कर सकता है। यहाँ पे उसके डीपिन आ जाएंगे, ठीक है, जो भी ऑथराइज पर्सन है। और यहाँ पे अब ये तो केस हो गया जब आपका 25 लाख और अबाउ से ऊपर का टर्नओवर है, तो एक ऑडिटर ऑडिट करता है, उसके साइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स आती हैं, उसने कब ऑडिट किया, ये सारी एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है, सारी डिटेल जाएंगी उसकी। अदरवाइज डेजिग्नेटेड पार्टनर इसको साइन कर देता है। उसके बाद ये एक सर्टिफिकेट लगता है सीए का, जिसमें सीए के साइन मैंडेटरी है, ठीक है। वो ऑडिटर के साइन थे टर्नओवर एक्सीड होने के बाद ही वो अप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नॉर्मल डेजिग्नेटेड पार्टनर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद यहाँ पे नीचे सीए के साइन होंगे, जिसमें आप चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, सीएस और पोस्ट अकाउंटेंट, इसमें आप एडवोकेट वगैरह साइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो उसमें बताना पड़ेगा आपको एसोसिएट है या फेलो मेंबर है, उसके यहाँ पे मेंबरशिप नंबर आ जाएंगे। मान लो सीए सेलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, उसको एसोसिएट, ठीक है, और ये फेलो, ठीक है भाई, 5 साल और मोर देन 5 साल, और यहाँ पे उसके मेंबरशिप नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपको इस फॉर्म को सेव कर देना है, ठीक है। और सेव करने के बाद में ये प्रीव्यू पे चला जाता है फॉर्म। ये जैसे ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। डिटेल फिल करके ये फॉर्म प्रीव्यू पे आ जाता है। प्रीव्यू के बाद इसको सबमिट करना होता है। मैं भी ये डिटेल फटाफट डाल के आपको आगे का स्क्रीन और दिखा देता हूँ फटा से। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आ चुके हैं। सेकंड अटैचमेंट रिव्यू का था, थर्ड है रिव्यू एंड सबमिट का। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म रिव्यू के लिए आता है, ठीक है। आप इसको आप देख सकते हैं कहाँ क्या क्या डिटेल्स फिल की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्म की डिटेल डालने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। ये फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद इस फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। उस पीडीएफ को, जो डाउनलोड पीडीएफ है, उसके अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग में आ जाएगा ये, पेंडिंग फॉर एक्शन में। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ करनी है आपको, ठीक है। ये आपकी पीडीएफ यहाँ पे ऐसे डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। जिप फाइल में ऐसे फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आपको ओपन कर लेना है पीडीएफ एक्रोबैट वगैरह में, या पीडीएफ जहाँ पे भी साइन लग, डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए। जहाँ जहाँ जो भी डिजिटल सिग्नेचर लग रहे थे, मैं ऐसे आपको नीचे जाके डिजिटल सिग्नेचर लगा देने, यहाँ पे ऐसे ये ऑप्शन बन जाता है। ऐसे करके इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी डिजिटल सिग्नेचर है वो दिखा देगा आपको, और आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो वो उससे साइन हो जाएंगे। उससे सेव के लिए पूछेगा, सेव वगैरह करके इसको रेडी करके आपको ये पूरा, और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे अपलोड पीडीएफ, इसमें यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ फाइल करके यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इसका, अगर जितने भी डीएससी वगैरह वो सही है तो ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा अपने आप। और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये हाइड है, ठीक है। जैसे आप इसको डालेंगे ये प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई वगैरह से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही था ये। आप ये पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको समझने। आप ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं आपको, कब 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 या कैसे क्या कुछ है। स्टिल आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी है इससे रिलेटेड, तो जस्ट पहले सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमें कमेंट करें,
क्योंकि अगर बिना सब्सक्राइब आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता लगता। जस्ट सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, इंस्टेंट हम रिप्लाई कर देते हैं। आपको जो भी क्वेरी हो ऑनलाइन रिलेटेड या कुछ भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट करें। बाकी हमारी ईमेल आईडी हमने दे रखी है, तो आप हमें उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।